हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और सर्दी का एंजॉय कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक है। हम इस पे चैप्टर 5 पे आज चर्चा करेंगे। चैप्टर 5 यूनिट 3 के अंतर्गत रखा है इंडेक्स सूची में। तो आप देखेंगे कि इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे यूनिटी जो पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत। आप देखेंगे अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम प्री कम मेंस के हिसाब से और वनडे एग्ज़ाम साथ ही आप तैयारी कर लेंगे। साथ ही आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी, सीएससी का जीएस का जो मेंस का पेपर 2 है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर आप 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी कवर करते हैं तो आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कवर होगा। अगर साथ ही आप देख सकते हैं ऑप्शनल अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तब भी आपको इन जो है एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही आप देखेंगे अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपको क्या है आईजीपी सेक्शन के अंतर्गत या जो प्रशासन के अंतर्गत या फिर ई गवर्नेंस के जो पार्ट है या सेक्शन है आपको फुलफिल करेगा थ्योरी को छोड़कर। आप देख सकते हैं तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 5 पे। आज शुरुआत बात नहीं कर रहे थे, आज हम चैप्टर 5 पे शुरुआत कर रहे हैं। आप देखेंगे चैप्टर 5 पे जन संघर्ष आप देखेंगे और आंदोलन। आप इस चैप्टर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जन संघर्ष की बात हो रही है तो हम कहीं ना कहीं इसके साथ वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख रहे हैं। साथ ही आप कंपैरेटिव को जो पॉलिटिक्स को का हिस्सा है जो इसको भी साथ में कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि ये जीएस के पेपर 2 में रखा है आपके सिलेबस में। आप देखेंगे हम जो पार्ट 1 है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे यूनिट 3 है तो जन संघर्ष और आंदोलन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे ये भारत के उद्देश्य का है, आप इसे याद कर लीजिए। और अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी तो आप देखेंगे वही सिलेबस है सेम चीज़। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी के फॉर्म में है तब भी, अगर एकेडमिक में है नेट अगर नेट दे रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इन वीडियोस को देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो चर्चा कर सकते हैं हम आज जन संघर्ष और आंदोलन के रूप में। तो आप देखेंगे किसी भी लोकतंत्र का विकास बिना जन संघर्ष के नहीं होता है। तो हमने आपको बताया था ये लोकतांत्रिक राजनीति है तो लोकतांत्रिक राजनीति जहाँ होगी वहाँ जन संघर्ष होगा ही। आप देख सकते हैं जन संघर्ष होगा तो क्या मास कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, ठीक, मास कॉन्फ्लिक्ट की। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में मास कॉन्फ्लिक्ट और मूवमेंट। तो जहाँ जहाँ लोकतंत्र का विकास जन संघर्ष के बिना नहीं हो सकता तो जन संघर्ष जो है लोकतंत्र के विकास का एक हिस्सा है। जैसे आप किसी चीज़ के लिए पाने का प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, वैसे ही लोकतंत्र के विकास के लिए आपको क्या होगा, जन संघर्ष करना पड़ेगा। तो भारत क्या है, भारत आज एक जो लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र आज एक विकासशील कहा जाता है कि भारत एक विकासशील देश है। आप देखेंगे तो इसी तरीके से आप भारत के लोकतंत्र को भी कहेंगे कि ये अभी विकासशील की अवस्था में है, अभी क्या है, प्रौढ़ अवस्था में है, कह सकते हैं इसे, ठीक, युवा अवस्था आप प्रौढ़ कह सकते हैं। तो ऐसे भी कहेंगे कि अभी ये विकास की राह पे है। और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र हम अमेरिका को मानते हैं क्योंकि सबसे पहले लिखित रूप से वहाँ का संविधान है और लोकतंत्र को अपनाया गया। इसके पहले भी आप देखेंगे ऐसे तो भारत के संविधान के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र की जड़ें आपको आपकी जो एशियंट हिस्ट्री जाएंगे, जब हम 16 महाजनपदों की चर्चा करते हैं तो वहाँ गणतंत्र दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करेंगे तो भारत की शुरुआत में ही जड़ें मिलती हैं। इसके साथ ही विश्व के अन्य हिस्सों में भी आपको लोकतंत्र की शुरुआत, जब जाएँ एथेंस चले जाएँ, चाहे चाइना चले जाएँ तो चाइना के शुरुआती जो किंगडम हुआ करते थे वहाँ भी क्या था, जो सहमति से या लोकतंत्र, तो वहाँ भी जनसंघर्ष तो देखेंगे, आंदोलन होते हैं। तो हम इस परिचय की बात करें, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या जानना है। आप देखेंगे लोकतंत्र में अमूमन क्या होगा, हितों और नज़रियों का टकराव चलता रहता है। हितों और नज़रियों में इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति क्या होगी, संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना होता है। इसका एग्जाम्पल अभी आप किसान विरोधी आंदोलन को देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग किसान की नीतियों को किस तरीके से मान रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। तो यही हिस्सा है कि लोकतंत्र में, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको परिचय से, इंट्रोडक्शन से ही बन जाता है, क्या भारतीय लोकतंत्र अमूम कह सकते हैं हितों और नज़रियों के टकराव से चलता है और हितों और नज़रियों के टकराव के द्वंद्व की अभिव्यक्ति क्या एक संगठित तरीके से होती है। ठीक है, आप इस
मत से सहमत हैं आप चर्चा कीजिए। आपसे क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, निकल सकता है, याद रखिए। तो हम जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबाव के बीच आप देखेंगे एक संतुलन बैठाना पड़ता है। मतलब कि लोकतंत्र में जो सत्ता होती है, जिनके पास शासन होता है, सरकार चला रहे होते हैं, उन्हें हर किसी से एक संतुलन बैठा के चलाना पड़ता है। वो ज़रूरी नहीं आप गए उनके पास, आपने अपनी कोई मांग रखी और उन्होंने मांग ली, ऐसे क्योंकि हर चीज़ को मान लेना सरकार की हार, क्योंकि विपक्ष क्या कहेगा कि ये सरकार की हार है, सरकार की नीतियों की हार है, इसलिए लोकतंत्र की हार है। इसलिए क्या होता है, सरकार किसी भी मुद्दे को इतनी जल्दी नहीं मानती है। आप जाएंगे अगर अपने अधिकारों की मांग करने, तब सरकार क्या करेगी कि हमने तो आपको पहले से ही अधिकार दे रखे हैं, फिर ये अधिकार किस लिए? तो आप देखेंगे हम संविधान के तहत सरकार चला रहे हैं, आपके अधिकार की मांग जायज़ नहीं है कह सकता है। लेकिन अगर आपका अधिकार जायज़ है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर आपका फंडामेंटल राइट है, अगर लीगल राइट है, तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे तो इसी संदर्भ में देखेंगे, अगर आपकी लीगल राइट्स हैं, अगर तो क्या होगा, आपकी न्यायपालिका जुडिशरी आपको वो अधिकार दिलाएगी, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो लीगल राइट हो। तो परस्पर विरोधी मांगों और दबाव के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो विरोधी मांगे हैं और दबाव के बीच लोकतंत्र का आकार ग्रहण करता है। आप इसे देख सकते हैं। आम नागरिक विभिन्न तरीकों और संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आपने कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता और क्या होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं होता है, इसमें बहुत सारे और तरीके हैं। आप देखेंगे कि एक सिविल सोसाइटी भी इसमें काम कर रही है। आप याद रखिएगा, जो है सिविल सोसाइटी भी बैठी होगी। तो ये सिविल सोसाइटी, और आप देखेंगे बहुत सारे अन्य जो संगठन होंगे, सामाजिक संगठन कह सकते हैं या एनजीओज होंगे, लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। लोगों को क्या करेंगे, लोकतंत्र के बारे में परिचय कराएंगे, उनके अधिकारों के बारे में परिचय कराएंगे। आप इनको देख सकेंगे। हम राजनीति को प्रभावित करने के प्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलनों की चर्चा करेंगे। आप इसे भी देख सकते हैं, जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता को क्या होगा, राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है। आप इसे भी देख सकते हैं, जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है कि आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक क्या करते हैं, बहुत सारी संसदीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपनी पार्टी को एक मास लेवल पे खड़ा करते हैं, लोगों को मांगते हैं अपने संविधान का, अपने राजनीतिक दल जो बनाती हैं पार्टियां, उसके प्रमुख नेता एक राजनीतिक दल का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान लिखती हैं, एक पत्र लिखती हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे। और आप इसके साथ ही देखेंगे कि जिनके जरिए नियंत्रित करने यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीकों पर चर्चा की गई। तो हम इन्हीं सब चीज़ों पे इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें जनसंघर्ष की, तो देख सकते हैं कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है। भारत से भी इसकी तुलना करते रहेंगे। नेपाल आपका पड़ोसी देश है, आपको खूब पता है कि नेपाल में क्या है, कभी इसके लिए एक वहाँ के संविधान निर्माण के लिए, वहाँ के लोकतंत्र के लिए क्या था कि एक जन मास लेवल का आंदोलन मूवमेंट शुरू होता है। वहाँ के राजा इस चीज़ को मानते नहीं हैं, तो क्या होता है, कुछ माओवादी, कुछ संगठन मिलके राज परिवार के कुछ लोगों की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। फिर इसके बाद फिर एक आंदोलन शुरू होता है। आप देखते हैं कहीं ना कहीं फिर चीज़ों को कहीं ना कहीं वो क्या होता है, राजनीति से प्रेरित होते हैं जो भी ये घटना घटती है। तो नेपाल और बोल्विया में अगर जनसंघर्ष किया, अब बोल्विया की कहानी है। बोल्विया लैटिन अमेरिकी देश है, यहाँ एक जल युद्ध होता है, क्योंकि क्या होता है, वहाँ की सरकार ने जल को क्या किया था, वाटर को जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया था। वहाँ के लोगों को वहाँ से 4 गुना टैक्स बढ़ा के उनको देने पड़ रहे थे, और उनकी उनकी आय जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो उसको पे कर सकें। तो इसको लेके वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ जनसंघर्ष शुरू कर दिया। तो हम देखेंगे लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। तो सत्ता का इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि नेपाल की सत्ता बदली, बोल्विया में जनसंघर्ष होता है। लोकतंत्र की बहाली में आप देखेंगे जनता ने अपनी मांगों को रखा। तो हम पहले चर्चा करेंगे नेपाल में लोकतंत्र के आंदोलन की। तो आप देखेंगे बात है सन 2006 के, आप इससे भी पहले जाएंगे, 2006 से पहले अगर आप जाएंगे तो 2000 में ऐसी कहानी घटती है। 2000 से वहाँ क्या होता है, लोग
आंदोलन शुरू करते हैं। लेकिन 2006 से जो घटना होती है, आप देखेंगे अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण, कह सकते हैं कि आंदोलन, क्योंकि अमूलचूल परिवर्तन होते हैं इसलिए इन्होंने लिखा है कि विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की, ठीक, नेपाल लोकतंत्र क्या तीसरी लहर, तो आप देखेंगे यहाँ तीसरी लहर आप पूछा गया है कि आपसे कभी पूछा जाए कि तीसरी लहर क्या है, तो आप दिखा सकते हैं इसको आप जो है एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं लोकतंत्र के संदर्भ में। और लोकतंत्र, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था, तो नेपाल में आप देखेंगे 1990 से ही एक लोकतंत्र होता है, जिसमें क्या हो, राजा वहाँ के क्या प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जनता की नीतियों को मान लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजा बने रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, बात आती है 2000 की तरफ। 2000 में वहाँ जो है माओवादी आंदोलन और कुछ वहाँ के अन्य अलायंस से गठन बना लेते हैं, गठन करके वहाँ की सत्ता में बदलाव करते हैं और कुछ घटनाएं घटती हैं। आप देखेंगे कि वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र को अंततः वहाँ के जो है सत्ता को मानना पड़ता है, अंततः वो वहाँ से देश छोड़कर आज भारत के राजस्थान के एक छोटे से क्या कहें रहते हैं। तो नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना और आप देखेंगे वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया कि वहाँ के शाही खानदान का एक समझ जो है रहस्यमय कत्लेआम। आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें राज परिवार का हिस्सा भी जुड़ा था, क्योंकि किसी भी इस तरीके की जो राज परिवार होते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी घटना घटती है तो राज परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा रहेगा। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें भी किसी को कोई पद चाहिए था तो उसने इस घटना को किसी के साथ दिया। तो आप देखेंगे राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वीरेंद्र के बाद ज्ञानेंद्र बनते हैं तो वो भी इस सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बात 2005 के दौर में शुरू होगी तो फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर देते हैं। क्योंकि क्या होती है, क्योंकि वहाँ के राजा के हाथ में पावर्स थी और जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। मतलब जनता की जो प्रणाली या जनता द्वारा जो सरकार चुनी गई थी उसे राजा ज्ञानेंद्र ने भंग किया। फिर बात 2006 से शुरू होती है। इसी को लेकर एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। लक्ष्य था शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना। इसके लिए वहाँ के माओवादी संगठन आप देख सकते हैं, माओवादी संगठनों ने अन्य वहाँ की जो पार्टियां थी उनके साथ एक अलायंस बना लेते हैं और उस अलायंस में वहाँ की जन भागीदारी एक बड़े लेवल पे होती है। शुरुआत छोटे से मूवमेंट की होगी लेकिन फिर लाखों लोग उससे जुड़ते चले गए और हुआ कि संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में एक 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन बनता है। आपने बताया था आपसे कि तीसरी लहर में जो भी घटना हुई तो वो एक अलायंस बनता है जिसका नाम है 7 पार्टी अलायंस। तो सप्तदलीय गठबंधन आप देखेंगे SPA बनाया गया। इस पॉइंट को आप कभी भी अपने कंपैरेटिव स्टडीज में लिख सकते हैं और भारत के भी संदर्भ में लिख सकते हैं कि जब तीसरी लहर होती है तब अक्सर कर वहाँ की सरकारों को या लोकतंत्र को जनता की तरफ झुकना ही पड़ता है। तो आप तीसरी लहर को लोकतंत्र से जोड़ते हुए बना सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन बनाना चाहें कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तीसरी लहर के होने से जनता अक्सर अपनी मांगों को जो है सरकार से मनवा लेती है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? आप अपने विचार कुछ उदाहरणों सहित लिखिए। भारत और विश्व के संदर्भ में आप यहाँ क्वेश्चन बना सकते हैं। देखेंगे कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो आप देखें काठमांडू में 4 दिन का बंद का आह्वान होता है। इसी बीच आप देखें जल्दी ही वहाँ आपातकालीन की प्रक्रिया शुरू होती है और वो फिर धीरे धीरे एक बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी बागी अन्य संगठन शामिल हो गए, क्योंकि ये क्या है 7 पार्टी अलायंस में माओवादी भी शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं जनता माओवादियों की तरफ झुकाव हो जाता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ की अन्य पार्टियाँ जो हैं उनको भी नेपाल के लोगों का समर्थन कम मिलता है और वहाँ के माओवादियों को उस समय समर्थन ज़्यादा मिलता है। आप देखेंगे जो प्रचंड साहब थे हमारे, तो प्रचंड साहब को प्रचंड वहाँ का जो है अलायंस के रूप में संगठन बनाने में जनमास मिला और देखेंगे कि आंदोलनकारियों को ने राजा को अल्टीमेट दे दिया। आप देखेंगे राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। हम ये भी देखेंगे नेता अपनी मांगों पर अड़िग रहे कि संसद को बहाल किया जाए। जनता अपनी मांगों पर क्या हो गया, अड़िग हो गई कि अब हम
संसद की मांगों या जनता की मांगों को, संसद को बहाल किया जाए, लोकतंत्र की फिर से बहाली हो, क्योंकि वहाँ नेपाल में भी क्या है, संसदीय प्रक्रिया को अपनाया गया है और सर्वदलीय सरकार बने तथा नए संविधान का गठन हो। आप देखेंगे 2006 से लगभग अब तक कितनी बार नेपाल के संविधान का फॉर्मेशन हो चुका है। आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल फिर वहाँ के संविधान में कुछ बदलाव किए गए हैं। कानूनों के सारे राजा अधिक से क्या हुआ, अधिकांश शक्तियाँ ले ली गई और नई संविधान सभा वहाँ गठित होती है। क्या होती है वो संविधान सभा, वहाँ के लोगों के से मिलकर बनी थी और वो वहाँ के लोगों के लिए संविधान निर्माण के लिए काम कर रही थी। इसके साथ ही आप देखेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त था उनको। तो वहाँ की संविधान सभा के निर्वाचन और तौर तरीकों पर आप देखेंगे जो है एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बनी। तो आप देखेंगे एसपीए और माओवादियों के बीच एक सहमति बनती है। इसी संघर्ष को नेपाल के लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया। तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन की वर्ड आई चैप्टर आप याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन रखें, तो क्योंकि यही आपको क्या है आगे समझने में आसानी होगी और आंसर राइटिंग में भी ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आप देखेंगे वहाँ के नेपाल के लोगों ने जब एक क्या हुआ जन आंदोलन किया, कह सकते हैं इसी आंदोलन के द्वारा आप देखेंगे क्या हुआ, नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों जो है के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। आप देखेंगे फिर बात होती है बोलिविया का जल युद्ध। तो आप देख सकते हैं बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। तो अब हम बात कर सकते हैं बोलिविया का। तो बोलिविया के संदर्भ में बोलिविया में एक जलयुद्ध होता है। आपसे क्वेश्चन कभी पीटी में पूछा जाए तो बताइएगा कि जलयुद्ध किस देश में हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पीटी से भी बन सकता है, यूपीएससी, सीएससी या पीसीएस में। तो बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चला कि लोकतंत्र की जीवंतता में से जन संघर्ष का अंदरूनी जो है क्या है अंदरूनी रिश्ता है। तो जन संघर्ष हमने बताया कि लोकतंत्र में जन संघर्ष का लोगों से लोकतंत्र से एक अंदरूनी या उनसे जो भावनात्मक कह सकते हैं, लोकतंत्र से भावनात्मक जो रिश्ता है अंदरूनी रिश्ता है। बोलिविया में देखेंगे बोलिविया कहाँ है, तो लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है, ठीक। इसे विकासशील या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता है, तीसरी दुनिया का दोस्त, क्योंकि ये भी भारत की तरह क्या है जो है आज़ाद हुआ है अपने बेसिक शासन से। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार द्वारा पर नगर पालिका द्वारा जारी की जा रही जल आपूर्ति पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। किसने, वहाँ की, तो विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा जो जल पूर्ति पर क्या है नियंत्रण छोड़ने का दबाव डाला। सरकार ने किया कि एक शहर है सरकार बोलिविया का कोचबम्बा शहर, इस शहर से आप देख सकते हैं क्या निकलता है कि कोचबम्बा शहर आपका बोलिविया में फेमस है। शहर में जलापूर्ति एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दी और आनन फानन अपनी कीमत 4 गुना उन्होंने बढ़ाई, इसीलिए वहाँ का जल युद्ध शुरू होता है। और आप देखेंगे 2000 की जनवरी में श्रमिकों ने क्या हुआ, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया। इस गठबंधन ने सरकार में 4 दिनों तक कामयाब हड़ताल जारी की, ठीक। वहाँ के लोगों ने, शहर के लोगों ने एक हड़ताल की, आम हड़ताल कर दी। और इसी के साथ आप देखेंगे क्या हुआ, फरवरी में कुछ दिन फिर रहा, फिर उन्होंने कहा, फिर जनता ने, सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, तो फिर फरवरी आई, फरवरी में फिर एक आंदोलन शुरू किया इसी को लेकर, जलयुद्ध को लेकर। इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनका दमन किया, देख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उन पे एक जो है उसे दबाने के लिए प्रयास किया अप्रैल में। लेकिन इससे घटना को और बड़ा रूप मिला और अप्रैल में हुआ कि वहाँ हड़ताल हुई, सरकार ने वहाँ मार्शल लॉ लागू किया। तो आप देखेंगे एक जल युद्ध के लिए, ठीक, पुलिस द्वारा एक बर्बरतापूर्वक दमन किया, फिर मार्शल लॉ लागू किया गया। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें मांगनी पड़ी। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया यह करार रद्द कर दिया गया। आप देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया यह करार अब रद्द किया गया है। आप जल पूर्ति आप देखेंगे दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम की गई थी। आप देखेंगे वहाँ के लोगों की उस समय आय कितनी थी,
5,000 औसतन आय थी, याद रखिएगा, और 1,000 रुपये उनको पे करना पड़ता था टैक्स के रूप में बार्टर का। तो उनकी ये बहुत बड़ी रकम होती थी या पैसा था। इस आंदोलन को बोल्बिया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये तो कहानी थी आपके दो कि जन संघर्ष का इसी आंदोलन में किस तरीके से योगदान होता है। आप देखेंगे लोकतंत्र और जन संघर्ष की बात करेंगे। तो हम इस वीडियो को यही रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा कमेंट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।